मित्रों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का जतन इन होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल भारतीय इतिहास का एक बिंदु मुगल वंश का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। इसी बिंदु के पार्ट 1 के तहत हमने मुगल वंश की स्थापना, प्रथम शासक बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर तक पढ़ लिया था। आज हम जहांगीर से लेकर अन्य मुगल शासकों तक विचार विमर्श करेंगे और इस बिंदु की तीसरी करेंगे। साथियों, भारतीय इतिहास के जितने भी बिंदु हैं आपके पाठ्यक्रम में, वो हमने हमारे YouTube चैनल पर लगभग पोस्ट कर दिए हैं। आप उनका अधिकाधिक दोहराव करें। एक दो बिंदु शेष है, उनका भी हम अतिशीघ्र वीडियो अपलोड कर देंगे। आप विश्वास बनाए रखें। जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता आप ना करें। जो आपको पढ़ना है, जो आपके पास उपलब्ध है, उसकी चिंता करते हुए अपनी तैयारी को बनाए रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है चिंता मुक्त रहना, तनाव मुक्त रहना, ताकि जितना भी हम अध्ययन करें, जितनी भी सामग्री हम पढ़ें, वो हमें आसानी से ग्रैस्प हो सके, कंठस्थ हो सके। तो साथियों, आज हम मुगल वंश के अन्य शासकों के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं जहांगीर से। मित्रों, जहांगीर का अगर प्रश्न आए तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है चित्रकला। इस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब जो प्रश्न आते हैं वो चित्रकारों से संबंधित आ जाते हैं कि एक तरफ मुगल शासक दे दिए और दूसरी तरफ चित्रकारों के नाम दे दिए, तो सारणी को मिलान करने के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी निगाह को थोड़ा सा पैना बनाए रखें, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगावें। शासनकाल अगर हम देखें तो जहांगीर का शासनकाल हमें 1605 से 1627 तक मिलता है। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जन्म होने के कारण इनका बचपन का नाम मोहम्मद सलीम रखा गया। पूर्व के वीडियो में भी हमने देखा था कि मुगल शासक अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, और इसीलिए हमने यह भी देखा था कि बादशाह अकबर ने आगरा में स्थित फतेहपुर सीकरी की जितनी भी इमारतें हैं उनमें से एक शेख सलीम चिश्ती को भी श्रद्धा पूर्वक समर्पित की थी। मित्रों, सलीम का राज्याभिषेक आगरा के किले में 1605 को हुआ। जहांगीर ने एक निसार नामक सिक्का चलाया जो कि रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर था। अकबर ने स्वयं अपना मकबरा सिकंदरा जो कि आगरा में है वहां पर बनवाया। मित्रों, सिकंदरा में एक अलग जगह बनाने के कारण, ज्यादातर कई बार सिकंदरा में मकबरा बनाने के कारण ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो अकबर महान और दूसरी तरफ एक विशिष्ट जगह पर अपना मकबरा बनवाया, इसीलिए इस प्रश्न को कई बार पूछ लिया जाता है। हम याद रखेंगे, अकबर का मकबरा सिकंदरा कहां पर है? आगरा में। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था और यह तरासे हुए 3 मंजिल का एक पिरामिड के आकार की शक्ल में है। नूरजहां जो कि जहांगीर की बीवी थी और जहांगीर ने उसके नूर से, उसके सौंदर्य से प्रसन्न होकर उसे नूरजहां की उपाधि दी थी। मित्रों, उसका मूल नाम मेहरुनिसा था। तो नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया, और यह कहां पर बनवाया? आगरा में। यह मकबरा चतुर्भुजाकार बेदाग सफेद संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ पर सर्वप्रथम पित्रादूरा या पित्राद्यूरा शैली का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये है कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में। किसने बनवाया? नूरजहां ने। किसकी स्मृति में? अपने पिता की स्मृति में। और यह सफेद संगमरमर का बना हुआ है और इसी मकबरे में सबसे पहली बार पित्राद्यूरा का प्रयोग हुआ है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न होगा कि पित्राद्यूरा शैली क्या है? मित्रों, इसमें सरलीकृत रूप से अगर मैं आपको समझाऊं तो संगमरमर के पत्थरों में रंगीन कांच के टुकड़ों की जड़ाई पित्राद्यूरा कहलाती है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण भी करवाया था। एक और बात महत्वपूर्ण है जहांगीर के लिए कि वो अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने अपने महल से लेकर महल के बाहर तक, जहां आम जनता आसानी से पहुंच सकती थी, वहां तक एक लोहे की जंजीर स्थापित करवाई, जिसे खींचकर कोई भी आम आदमी जहांगीर तक वास्तविक रूप से शीघ्रातिशीघ्र अपनी बात पहुंचा सकता था। 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। तो हमारे लिए यह डेट महत्वपूर्ण है कि
जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कब किया? 1606 में। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर महल की उपाधि दी और बाद में वह नूर ए जहां के नाम से विख्यात हुई, जिसके बारे में हमने चर्चा अभी अभी कर ली है। यहां तक कि उसे 1613 में पातशाह बेगम की भी उपाधि दी गई। हमने ये देखा है कि जहांगीर के शासनकाल में जो सर्वाधिक प्रभाव शासन पर देखा गया वो नूरजहां का ही देखा गया। नूरजहां के प्रभाव से उसके पिता गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि मिली और उन्हें वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। मित्रों, मैं स्पष्ट कर दूं कि मुगल शासन में वजीर का मतलब मुख्य प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पर आप नूरजहां और नूरजहां के परिवार का प्रभाव शासन पर भली भांति इन तथ्यों के माध्यम से देख सकते हैं। अंग्रेज यात्री की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस 1608 में, विलियम फिच, सर टॉमस रो 1615 में इत्यादि यात्री भारत आए। इन अंग्रेज या इन यूरोपीय यात्रियों के आगमन को लेकर भी मुगल शासकों का कालक्रम पूछ लिया जाता है। अकबर के शासनकाल में भी हमने यूरोपीय यात्रियों की बात की थी, तो उसे भी आप याद रखें और इस तथ्य को भी आप याद रखें। जहांगीर ने 10 जनवरी 1616 को अंग्रेजी दूत सर टॉमस रो से अजमेर में मुलाकात की। मित्रों, ये महत्वपूर्ण है, न तो आगरा में हुई न दिल्ली में हुई, यह मुलाकात हुई अजमेर में और यहां पर मुलाकात करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए यह तथ्य कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसे आप याद भी रखेंगे। जहांगीर ने अनुमति दी टॉमस रो को। कहां पर मुलाकात हुई? अजमेर में। और कब हुई? 10 जनवरी 1616 को। इससे पूर्व में आए हुए अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने हेतु अनुमति जहांगीर से मांगी थी, किंतु वो सफल नहीं हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ पुर्तगालियों ने मुगल बादशाह के कान भर दिए थे। अंग्रेजों के खिलाफ बातें उनको अधिकाधिक बता दी थी। इसलिए विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अनुमति प्राप्त नहीं कर पाया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, शौकी नामक गजल गायक को जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि से विभूषित किया। हमने जब प्रारंभ किया था वीडियो को, तभी बात की थी कि जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला शैली का चरमोत्कर्ष काल भी कहा गया है। जहांगीर के काल में ही हस्तलिखित ग्रंथों के स्थान पर छवि चित्रण और प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण की परंपरा शुरू हुई। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के काल में व्यक्ति चित्र या छवि चित्रण की परंपरा शुरू हुई? तो हमारा आंसर होगा जहांगीर। मित्रों, जहांगीर की चित्र शैली में रूपवादी शैली की प्रधानता है, अर्थात सौंदर्य को प्रमुख चीज मानते हुए चित्रों का निर्माण किया गया। जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, दौलत, फारूक शेख और बिसनदास हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उस्ताद मंसूर को लेकर पूछे जाते हैं, वो अबुल हसन को लेकर पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी चित्रकारों में से मुख्यतया इन दोनों को याद तो रखना ही है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की। मित्रों, यह प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। आप याद रखें कि उस्ताद मंसूर और अबुल हसन हैं तो चित्रकार जहांगीर के शासनकाल के, लेकिन इनकी उपाधि अगर पूछें तो हमें नादिर उल अस्र र आ रहा है, आप ट्रिक को समझें, र आ रहा है, इधर मंसूर के भी र आ रहा है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि अबुल हसन को कौन सी दी और मंसूर को कौन सी दी। तो र आ रहा है दोनों में अंत में, तो मंसूर को नादिर उल अस्र की और बाकी जो बची अबुल हसन को वो नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की। तो मित्रों, अपने हिसाब से भी आप ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैंने उस्ताद मंसूर और नादिर उल अस्र के सुमिलन को र के माध्यम से याद रखा है। अबुल हसन ने तुजुक ए जहांगीर, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, जिसे हम जहांगीर नामा भी कहते हैं, उसके मुखपृष्ठ पर चित्र बनाया। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीर नामा पुस्तक की रचना की, जो कि उनकी आत्मकथा है। जहांगीर काल में मोतमीद खान ने इकबाल नामा ए जहांगीरी की रचना की। अन्य इतिहासकार ने इकबाल नामा ए जहांगीरी जहांगीर के शासनकाल की
जानकारी के रूप में एक पुस्तक की रचना की। मित्रों, जहांगीर को रावी नदी के किनारे शाहदरा, जो कि लाहौर के पास है, वहां पर दफनाया गया और यहाँ स्थित मकबरे का अधिकांश भाग जहांगीर की मृत्यु के बाद उसकी बीवी नूरजहां ने बनवाया। हमारे लिए महत्वपूर्ण जहांगीर के वो बिंदु हैं जिन पर हमने विशेष जोर दिया है। मित्रों, आशा है कि आपके प्रश्न जहांगीर से संबंधित अगर आएंगे तो वो गलत नहीं जाएंगे। विश्वास ये दिलाता हूं कि 70 से 80% प्रश्न आपको हमारी विषय सामग्री से मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले मुगल शासक हैं शाहजहां, जिनका शासनकाल 1627 से 1658 तक है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था और जहांगीर की मृत्यु के बाद लाहौर में नूरजहां ने शहरयार को अपना सम्राट घोषित कर दिया था। जो उसका पुत्र था नूरजहां का शहरयार, उसको बादशाह घोषित कर दिया नूरजहां ने जहांगीर की मृत्यु के पश्चात। लेकिन उस समय खुर्रम दक्कन में था, फिर भी उसने इस उत्तराधिकार संघर्ष में विजय हासिल करके 1628 में शाहजहां के नाम से गद्दी संभाली। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे इतिहास में मुमताज महल कहा जाता है, उससे खुर्रम का विवाह हुआ। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद का शाहजहां से संघर्ष हुआ था। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिखों के किस गुरु का शाहजहां से संघर्ष हुआ था। हमारा उत्तर होगा हरगोविंद। और इनका संघर्ष का जो प्रकरण था वो किसी बाज को लेकर था। तो आपसे अगर ये प्रश्न भी पूछा जाए कि शाहजहां और सिख गुरु हरगोविंद के बीच में संघर्ष का क्या कारण था, तो हमारा उत्तर होगा बाज प्रकरण। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार अपने पुत्र औरंगजेब को नियुक्त किया। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद को बनाया, जो कि महाराष्ट्र में है। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को 4 सूबों में बांटा और साथ ही दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को सौंपा। यहाँ पर इन तथ्यों के माध्यम से हम औरंगजेब में शासन की कला का चित्रण देखते हैं, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था की दक्षता देखते हैं। शाहजहां ने चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य को ज्यादा महत्व दिया, इसीलिए उसके काल को हम स्थापत्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। जिस प्रकार जहांगीर चित्रकला में स्वर्ण युग को लेकर आया, उसी प्रकार शाहजहां स्थापत्य के क्षेत्र में स्वर्ण युग को लेकर आया। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल, जिसे हमने मूल नाम के रूप में अर्जुमंद बानो बेगम कहा, उसकी याद में आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यमुना नदी के दाएं किनारे पर बनवाया। ये भी प्रश्न जटिल प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है आपसे कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने यमुना के किस किनारे पर करवाया, तो हमारा उत्तर होगा दाएं किनारे पर। व्याख्या अगर हम देखें तो इस भव्य सफेद संगमरमर से बनी इमारत का निर्माण 1632 में प्रारंभ हुआ, जो कि 1648 में पूर्ण हुआ। अर्थात 16 वर्ष में इस भव्य इमारत का निर्माण शाहजहां के काल में हुआ। इसमें मूलतः मुमताज महल की कब्र है, किंतु कालांतर में शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उसे भी मुमताज महल के बगल में ही दफना दिया गया। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे, जबकि इसका प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा था। 1983 में 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसे शामिल कर लिया गया। 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी और यमुना नदी के किनारे शाहजहांबाद की नींव रखी। ये नया स्थापत्य के क्षेत्र में शाहजहां का योगदान है कि उसने दिल्ली आकर भी यमुना नदी के किनारे शाहजहांबाद की स्थापना की। मित्रों, 1639 में शाहजहां ने यहाँ लाल किले की नींव रखी, जो यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 1648 में पूर्ण हुआ। मित्रों, यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि आगरे में लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया, जबकि दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। और इस दिल्ली के लाल किले के प्रमुख शिल्पकार हमीद अहमद थे। दिल्ली के लाल किले को 2007 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है। यही नहीं, अजमेर में आना सागर के तट पर स्थित शाहजहां द्वारा निर्मित संगमरमर की 12 दरी बहुत ज्यादा कलात्मक हैं। 1644 से 1658 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा दिल्ली में लाल किले के पश्चिम में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और इस जामा मस्जिद का उल्लेख हम इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और इस्लामिक स्थापत्य शैली में इसे बनवाया गया, जो कि लाल पत्थर और मार्बल की
बनी हुई हैं। मित्रों, मुगल काल में नहर प्रणाली का भी विकास हम देखते हैं। शाहजहां ने नहर फेज तथा शाही नहर नाम से 2 नहरें बनवाई। नहर फेज यमुना नदी पर थी, जबकि शाही नहर रावी नदी पर लाहौर में बनवाई गई। यही नहीं, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण भी बेबादल खां की देखरेख में करवाया था, जो कि रत्न जड़ित था, हीरो से जड़ित था। मुगल शासक शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अनेकानेक स्थापत्य से संबंधित कृतियों का निर्माण करवाया। लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा का आरंभ भी शाहजहां के द्वारा हम देखते हैं। इनायत खां नामक इतिहासकार ने इसी के काल में शाहजहांनामा की रचना की। अन्य फैक्ट यह है कि शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने सिर्र ए अकबर नामक ग्रंथ की रचना की, और इसमें हम 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। नाम दारा शिकोह, पुस्तक का नाम सिर्र ए अकबर, और इसकी विषय वस्तु है 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह हमें सांप्रदायिक सौहार्द के संकेत के रूप में मिलता है। अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाहनामा शाहजहां के शुरू के 20 सालों का इतिहास काल है। मोहम्मद अमीन कजविनी का बादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल का सबसे पहला सरकारी इतिहास है, और यह शाहजहां के शुरू के 10 साल का इतिहास का वर्णन करता है। मुंतखब उल लुबाब की रचना काफी खान ने की। अगले मुगल शासक को हम देखते हैं औरंगजेब, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 के बीच में था, और यह अंतिम मुगल शासक था जो कि हम योग्य था, और जिसके बारे में इतिहास से संबंधित कुछ सुदृढ़ बातें कही जा सकती है। औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकार के युद्ध में सर्वप्रथम धर्मत का युद्ध लड़ा गया, जो कि औरंगजेब और अपने भाई दारा के बीच में लड़ा गया था। यद्यपि दारा के सेनापति जसवंत सिंह थे और औरंगजेब के सेनापति कासिम खां थे। इन दोनों के बीच में 1658 में युद्ध हुआ। अगला जो उत्तराधिकार संघर्ष का युद्ध हुआ वो था सामूगढ़ में, और यह भी 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ, जिसमें दारा शिकोह को पराजय मिली। नेक्स्ट जो युद्ध था वो था रूपनगढ़ का। इसमें औरंगजेब ने अपने अन्य भाई मुराद को पराजित किया, और अगले उत्तराधिकार संघर्ष खजवा के युद्ध में औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को हराया। तो मित्रों, अंतिम और 5वें युद्ध दोराई के युद्ध में औरंगजेब ने अंतिम रूप से दारा शिकोह को अजमेर के निकट दोराई में पराजित किया। तो हमें इन 5 युद्धों को कालक्रम से याद रखना है। पहला युद्ध धर्मत का युद्ध, दूसरा युद्ध सामूगढ़, तीसरा रूपनगढ़, चौथा खजवा, 5वां दोराई। आगरा पर अधिकार के पश्चात 1658 में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। मुगल सम्राटों में औरंगजेब ने वास्तविक रूप में सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन किया। याद रखने योग्य बात है, किंतु इसमें सर्वाधिक लंबी शासन अवधि वैसे तो अकबर की थी, किंतु हमने देखा था कि अकबर के समय में 4 वर्ष बैरम खां के संरक्षण में शासन अकबर करता है, और 2 वर्ष 1560 से 1562 के बीच में पेटीकोट शासन चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन का फैक्ट है वो औरंगजेब के नाम हम दर्ज करते हैं। एक और अन्य उपाधि है कि औरंगजेब को हम जिंदा पीर कहते हैं। उसने जजिया कर दोबारा गैर मुस्लिम जनता पर लगा दिया था। औरंगजेब का घोषित उद्देश्य था कि मैं इस देश को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता हूं, और दारुल हर्ब का जो मतलब है वो है मूर्ति पूजक का देश, जबकि दारुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम का देश। औरंगजेब के शासनकाल में ही चित्रकला को इस्लाम विरोधी बताकर बंद कर दिया गया, और इसीलिए जब ये चित्रकार, केंद्रीय जो चित्रकार थे, जब क्षेत्रीय राज्यों में चले गए, वहीं पर क्षेत्रीय शैलियों का विकास होना शुरू हो गया, जिनमें राजपूती और पहाड़ी शैली प्रमुख है, और इनमें कांगड़ा, चंबा, बसोली और जम्मू क्षेत्रीय शैलियों का नाम हम पाते हैं। राजपूत शैली को भारत की प्राचीन स्थानीय कला भी माना गया है। राजपूत और पहाड़ी शैली के चित्रों में पौराणिक विषयों का चित्रांकन अधिक हुआ है। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दीवान ए मखफी पुस्तक की रचना की। इसके अलावा भीमसेन बुरहानपुरी ने नुक्शा ए दिलकुशा की रचना की। यह फैक्ट भी कई बार पूछा जाता है। ईश्वरदास के द्वारा रचित फुतुवत आलमगीरी में औरंगजेब के 34वें साल तक का इतिहास वर्णित है, जबकि औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में
औरंगाबाद में मकबरा बनवाया, जिसे हम दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। इसका अन्य नाम हमें बीवी का मकबरा भी मिलता है। यह तथ्य हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बीवी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में, जिसे हम दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। किसकी याद में? अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी की याद में। औरंगजेब स्वयं कुशल वीणा वादक होने के बावजूद भी उसने संगीत पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगा दिया और उस पर प्रतिबंध लगाया। इसके बावजूद भी उसके काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें मुअज्जम विजयी होता है और मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि धारण करके 63 वर्ष की आयु में भारत का शासक 1707 में बनता है। काफी खां उसे शाह ए बेखबर कहते हैं। तो मित्रों, मुगल बादशाह बहादुर शाह की जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वो है शाह ए बेखबर। कालांतर में फर्रुखसियर मुगल बादशाह बनता है और उस समय मुगल बादशाहों के कमजोर चरित्र के कारण, कमजोर शासन की कला के कारण हमें अन्य व्यक्तियों का प्रभाव शासन में देखने को मिलता है, जिसमें हम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का नाम मिलता है, जिन्हें हम सैयद बंधु भी कहते हैं। और इन्होंने कालांतर में फर्रुखसियर की हत्या कर दी और इन्हीं सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास में किंग मेकर या राजा बनाने वाले भी कहा जाता है। यह तथ्य हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सैयद बंधु राजा बनाने वाले हैं, किंग मेकर हैं। नाम इनका क्या है? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, दोनों ही भाई हैं और फर्रुखसियर के शासनकाल से इनका प्रभाव मुगल राजनीति में हम देखते हैं। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में पतन आरंभ होता है और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसमें हमें गति देखने को मिलती है। मित्रों, उत्तर मुगल शासकों के शासनकाल में ही हमें 1739 में अफगान शासक नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर देखने को मिलता है और इसी आक्रमण के दौरान प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन, जिसे हम तख्ते ताउस भी कहते हैं, अपने साथ नादिर शाह ले जाता है। आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल शासक कालांतर में बनता है और यही शाह आलम द्वितीय 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लेता है, जिसमें उसकी पराजय होती है। यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और उसमें मुगल शासक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लेता है और इस शाह आलम द्वितीय का जो मूल नाम था वो था अली गौहर। 1765 में शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल और बिहार की दीवानी अधिकार मिलते हैं और इलाहाबाद का जो कड़ा प्रदेश था वो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले में अंग्रेजों को मिलता है। तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेज भारतीय राजनीति में हावी होते हैं और मुगल भारतीय राजनीति में पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल शासक था और यही वो शासक था जिसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। क्रांतिकारियों ने इसे भारत का सम्राट घोषित किया और अंत में अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर रंगून, जो कि उस समय ब्रह्मा की राजधानी थी, वहां पर भेज दिया, जहां पर 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1857 की क्रांति को विस्तार से समझने के लिए आप हमारा 1857 की क्रांति के संबंध में बनाया हुआ वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। कुछ अन्य तथ्य भी हैं जिनको हम देखते हैं। मुगलकालीन भूराजस्व अधिकारी अमल गुजार, आमिल, मुकद्दम, पाटिल, पटवारी, कानूनगो, ये ऐसे अधिकारी थे जो कि भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थे और मुगल काल में इनका नाम हमें मिलता है। अकबर के समय में 1/3 1/3 भाग में भूराजस्व वसूला जाता था। शाहजहां के काल में 70% राजस्व वसूला गया। इसके अलावा किसान से जाबिताना और महासिलाना और जरीबाना नामक शुल्क भी वसूले गए। जाबिताना वह था जो कि जमीन मापने के खर्चे के रूप में वसूला जाता था, जबकि जरीबाना 2.5% दर पर वसूला जाता था, जबकि महासिलाना 5% दर पर वसूला जाता था। यह जरीबाना और महासिलाना कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसे इसकी दर के हिसाब से याद रखेंगे।
मुगलकालीन राजस्व के अन्य स्रोतों की बात करें तो सबसे पहला था जजिया। यहाँ पर यह मिसप्रिंट है, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर जो कि उनकी आय के आधार पर वसूला जाता था। जकात मुसलमानों से उनकी संपत्ति का 40वां भाग लिया जाता था, राज्य द्वारा सुरक्षा करने की आवाज नहीं है एवज में। खम्स वो कर था जो कि युद्ध में लूट के माल का भाग होता था। दिल्ली सल्तनत वाले वीडियो में हमने खम्स की दर और किन किन शासकों के काल में इसका अनुपात परिवर्तित हो गया था उसके बारे में पढ़ा था। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। मूलतः खम्स वह धन होता था जो कि किसी भी आक्रमण में, किसी भी युद्ध में सेना द्वारा लूटा जाता था। तो इसमें राज्य और सेना का भाग तय किया गया था, जिसमें प्रारंभ में राज्य का भाग 20% और सेना का भाग 80% तय किया गया था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस अनुपात को परिवर्तित करके राज्य का जो भाग था वो 80% और सेना का भाग 20% कर दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण कर है वतन जागीर। यह मनसबदारों या अधीनस्थ राजाओं को उनके ही शासन क्षेत्र में दी गई जागीर होती थी जो कि अहस्तांतरित होती थी। मतलब वतन जागीर वो जागीरी भूमि थी जो कि अधीनस्थ राजाओं या मनसबदारों को उनके ही राज्य क्षेत्र में दी जाती थी और इसे वो एक से दूसरे तक स्थानांतरित नहीं कर सकते थे। जबकि अलतमगा जागीर विशेष कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्तियों को वंशानुगत रूप से दी जाती थी और इसका प्रारंभ जहांगीर द्वारा किया गया। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, अलतमगा जागीर, इसे आप याद रखेंगे। खालसा केंद्रीय सरकार के अधीन भूमि जिसका प्रबंध केंद्र सरकार करती है। वर्तमान में इस खालसा को हम केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से देख सकते हैं जहां पर केंद्र सरकार का शासन चला करता है। मुगलकालीन कृषक वर्ग को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है खुदकास्त, दूसरा पाहीकास्त और तीसरा मुजारियान। खुदकास्त वे किसान थे जो स्वयं की भूमि पर स्थायी रूप से और वंशानुगत कृषि करते थे, जबकि पाहीकास्त दूसरे गांव में जाकर अस्थायी रूप से बटाईदार के रूप में कार्य करते थे। मुजारियान वे किसान थे जो कि खुदकास्त किसान की जमीन किराए पर लेकर उस पर खेती किया करते थे। तो इन तीनों किसानों का जो वर्गीकरण है हम याद रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में इसे ज्यों का त्यों पूछ लिया जाता है। मुगल काल में सभी व्यापार स्थल तथा जल मार्गों से किया जाता था, जिसमें बैलगाड़ी से लेकर नाव भी शामिल। पटेला एक प्रकार की नाव होती थी जो कि पटना तथा हुगली के मध्य चलती थी। इसी प्रकार अनाज ढोने वाले जानवर को हम रंडा के नाम से मुगल काल में संबोधन पाते हैं। मुगल काल में हुंडी मुद्रा विनिमय का प्रमुख साधन थी। मुगल काल को बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का दूसरा क्लासिकी युग भी हम कहते हैं। इसी काल में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया जो कि जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली और मथुरा में स्थित है। मित्रों, इन वेधशालाओं को इनके स्थानों के साथ कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मुगल काल में ही हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं में तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, पार्वती मंगल, गीतावली रचनाएं प्रमुख हैं, जबकि सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर, केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया और अलंकार मंजरी मुख्य हैं। आप हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन रचनाओं को विशेष रूप से तुलसीदास और सूरदास को याद रखेंगे और उनकी कृतियों को याद रखेंगे। सुंदर श्रृंगार के रचयिता कवि सुंदर को शाहजहां ने कविराय महाकवि की उपाधि दी थी, जबकि जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि आश्रित कवि बिहारी ने एक रचना बिहारी सतसई के नाम से की, जबकि कबीर जिनका जीवन काल 1440 से 1518 है, उनकी रचनाएं भी इसी काल की है। कबीर की रचनाओं को बीजक में संकलित किया गया है। मित्रों, मुगल काल में संस्कृत फारसी का पहला शब्दकोश फारसी प्रकाश लिखा गया। जहांगीर के राजकवि जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की। यह प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट है, आप इसे याद रखेंगे। जबकि मुगल काल में कश्मीर और बंगाल अपने रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। मित्रों, मुगल काल से संबंधित राजनीतिक इतिहास को हमने विस्तार से देखा, जबकि अन्य जो तथ्य थे उनको हमने शॉर्ट रूप से देखा। आपको अगर अन्य प्रसंगों में मुगल काल की उपलब्धियों को विस्तार से देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा पार्ट 1
मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा पार्ट 2 के तहत इन्हें देख सकते हैं। हमने मुगल काल के पार्ट 1 के वीडियो में भी इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया है, आप वहां पर भी इनको देख सकते हैं। मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने सिलेबस से संबंधित वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखें। रीट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको अपने सिलेबस से संबंधित विषय सामग्री मिल सकती है, तो आप उस पर विजिट कीजिएगा और उसको देखिएगा। हमारी विषय सामग्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आशा करते हैं कि आप अपनी सफलता को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। जतन इन होम एकेडमी वीडियो देखने के लिए आपका आभार प्रकट करती है। आप इस चैनल को अधिकाधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारी विषय सामग्री अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मित्रों।